ओके। तो हम लोग देखने जा रहे हैं सीयूटी का सिलेबस के अकॉर्डिंग वेक्टर क्या होता है। राइट। तो वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। राइट। जैसे देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि सपोज तुम्हारे व्हीकल का स्पीड इतना है, राइट, इन ईस्ट डायरेक्शन, तो ये वेक्टर हो गया। अगर सिर्फ स्पीड बोलेंगे तो वो वेक्टर नहीं है। स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन भी मेंशन कर दे तो स्पीड बिकम्स वेलोसिटी। फोर्स, फोर्स क्या है? सपोज तुमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया अप, अपवर्ड, तो दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। राइट। यस। डिस्टेंस, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे घर से तुम्हारा घर 20 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये डिस्टेंस हो गया। तो ये स्केलर क्वांटिटी है। बट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 20 किलोमीटर के साथ साथ ये भी बताना है किस डायरेक्शन में है। तो ऐसे बताओगे, सर पहले राइट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर इधर गया, फिर नॉर्थ गया, तो ये पूरा मिला के 20 किलोमीटर, इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ओके। तो स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। स्केलर मतलब क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ 5 किलोमीटर, तो कौन सा डायरेक्शन का 5 किलोमीटर ये डिसाइड नहीं है ना। तो 5 किलोमीटर के साथ अगर मैं डायरेक्शन भी बोल दूं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो इट बिकम्स वेक्टर। राइट। बस एक ही डिफरेंस है क्या? ये इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मैंने बोला 5 किलोमीटर, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ। अब मैं बोलूंगा 5 किलोमीटर टुवार्ड नॉर्थ साइड या टुवार्ड ईस्ट साइड, तो वो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। कुछ स्केलर का एग्जांपल याद रखना, जैसे मास, मास फिक्स होता है। टाइम, राइट। और क्या क्या ले सकते हो? डिस्टेंस, स्पीड, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या हो सकता है? मास का क्या होता है? वेट। क्योंकि जो हमारा वेट होता है वो डायरेक्शन के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है। और डिस्टेंस का तुम डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो। राइट। और स्पीड को वेलोसिटी लिख सकते हो, क्योंकि जब स्पीड में हमें डायरेक्शन मिल जाएगा तो इट बिकम्स वेलोसिटी। राइट। और टाइम, टाइम का इंटरवल बोल सकते हो, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अंडरस्टूड? यस, ये नोट करना, नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ। अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। राइट। तो वेक्टर इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। सपोज एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। तो ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 वाई 1, और x2 का, बी का क्या है? x2 वाई 2। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? वो ए बी होगा। राइट। तो ए टू बी ऐसे लिखेंगे, ए टू बी मतलब डायरेक्शन ऐसा रहेगा। तो ए टू बी क्या होता है? डिस्टेंस कितना होगा? x2 - x1, y2 - y1। ओके। यस। अगर बी टू ए करेंगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो डायरेक्शन का एरो ऐसा दिखाना। ओके, फिर भी डिस्टेंस वही रहेगा। आगे पीछे लिख सकता हूँ x1 - x2, y1 - y2। राइट। मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यस। अब ऐसे एक पॉइंट है, यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन को मैं ओ लिखता हूँ। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, 0। और एक पॉइंट मैं ए ले लेता हूँ, इसका कोऑर्डिनेट लेट सपोज x, y है। राइट। या a, b कुछ भी ले सकते हो। अगर ये वेक्टर है तो वेक्टर में दो चीज होना जरूरी है ना, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो ओ ए
ओ ए मतलब फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट ए डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर, वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर। बेसिकली यू कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फ्रॉम ओरिजिन। ओके। अच्छा, इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालना, तो मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली, ऐसे भी लिख सकता हूँ। वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज व्हाट? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे एग्जांपल देख सकते हो, वेक्टर ए का वैल्यू दिया है 3,4। तो उनसे पूछा जा रहा है फाइंड मैग्नीट्यूड फ्रॉम वेक्टर, मैग्नीट्यूड फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन बोला है तो जीरो जीरो बाय डिफॉल्ट रहेगा, डायरेक्टली ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ओके। यस। 25 का रूट क्या होगा? 5 होगा। मतलब ओरिजिन से लेकर 3 यूनिट और ये 4 यूनिट, 3,4, ये जो पॉइंट है ओरिजिन से 5 मीटर की दूरी पर है। ओके। राइट। यस। तो मैग्नीट्यूड निकालने का यही फार्मूला है। यस। अगर ए टू बी का डिस्टेंस निकालना है मैग्नीट्यूड, यू कैन राइट व्हाट? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। if one of the point is origin, so you can use this। नोट कर लो। अगर तुम बोल रहे, ये तो 2D में मैंने बताया, अगर 3D में हो गया, सपोज x1 y1 z1, एक पॉइंट है x2 y2 z2, तो इसको कुछ नहीं करना है, ये ए है, ये पॉइंट भी है, फ्रॉम ए टू बी डिस्टेंस निकालना है। तो मैग्नीट्यूड विल बी नथिंग बट, इसमें x1, हाँ, यस, राइट, तो ये हो जाएगा। बस। अब देखो, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो इसमें पहला वेक्टर है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर उज मैग्नीट्यूड इज जीरो। समझ गए ना? और मैग्नीट्यूड जीरो कब होगा? जब वेक्टर का कोऑर्डिनेट ही क्या होगा? जीरो जीरो होगा। ओके। दूसरा वेक्टर होता है यूनिट वेक्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। राइट। अब इसको यूनिट वेक्टर को हमेशा एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट। इसका मतलब ये हो गया, इसको मैं एक कैप से अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? तो एक कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। राइट। अब कोई भी वेक्टर दिया है, मान लो एक्स कॉमा वाई, इसको तुम्हें यूनिट वेक्टर बनाना है। तो इसका फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू गिवन वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। ये हो जाएगा। ओके। जैसे एग्जांपल देखो, ए वेक्टर दिया है 3,4, क्या ये यूनिट वेक्टर है? तो पहले चेक करो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है। 5 आ रहा है। 1 तो नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा है। राइट। राइट। तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है, लेकिन इसको यूनिट वेक्टर बना सकते हो कैसे? जो भी वेक्टर दिया है, राइट, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो।
तो वेक्टर क्या है, 3,4 है ना, और मैग्नीट्यूड क्या है, 5 है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/5, 4/5, राइट। आप चाहे तो इसको चेक कर सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है। तो 3/5 का होल स्क्वायर, 4/5 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 9/25, 16/25। तो 25/25 हो गया, राइट। क्या आ गया, 1 आ गया। अंडरस्टूड। दिस इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट है तुम्हारा इक्वल वेक्टर, राइट। तो दो वेक्टर इक्वल कब होगा, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल कब होगा, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, राइट। और उनका डायरेक्शन भी सेम हो, एंड डायरेक्शन सेम, समझ गया ना, तभी वो इक्वल वेक्टर होगा। जैसे देखो ये एक वेक्टर है 5 यूनिट का, और एक वेक्टर है ये भी 5 यूनिट का है। तो ये इक्वल वेक्टर है, तो यहाँ लिख सकते हो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर सी डी। लेकिन अगर एक वेक्टर 5 यूनिट का है, दूसरा वाला भी 5 का है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं है। ओके, समझ गया ना। तो जब इक्वल वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड और ये सेम रहेगा तो उसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर, राइट। और ये इक्वल वेक्टर नहीं है, नॉट ए इक्वल वेक्टर। क्लियर है। यस। नोट कर लो, फिर इसका बताते हैं ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स। अब देखो एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, इसके बाद मैं तुमको बताऊंगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो लेट सपोज दो वेक्टर है, C, D। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, दोनों का करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऐड कर देंगे, राइट। तो ये क्या जाएगा, A+C, B+D। ओके। यस। सपोज एक वेक्टर है, अ, हम्म, तो लगता है ये भी बता देता हूँ। एक वेक्टर ये है और ये वेक्टर ये है, जब इनको ऐड करूंगा तो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर ये मिलेगा आर। और आर क्या होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, राइट। या वेक्टर ए लिख सकता हूँ, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो आर क्या हो जाएगा, A+B हो जाएगा, ठीक है। अगर A-B करना रहेगा तो ये भी प्लस ऑपरेशन ही फॉलो करेगा, बट यहाँ क्या होगा, -B हो जाएगा। मतलब ये कैसा हो जाएगा, वेक्टर ए इस साइड जा रहा है और वेक्टर बी ऊपर जा रहा था ना, लेकिन वो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, राइट। और इसका रिजल्ट क्या होगा, हम लिखते वक्त A-B लिखेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा दिखाना,
समझ गए? यस। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ये क्या है, ए कॉमा बी माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस सी। तो प्लस करने पर क्या आएगा, ए प्लस माइनस सी। हाँ। तो आफ्टर दिस यू विल गेट ए माइनस सी बी माइनस, राइट। नोटेड। ओके। अब डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करना है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इंटू सी कॉमा डी। तो पहला वाला पहला के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस दूसरा वाला दूसरा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। ये तो हो गया सिंपल फार्मूला, लेकिन एग्जाम के पर्पज से ये याद करना। ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए? यस। तो अब देखो कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा का वैल्यू जीरो आ गया, राइट। तो कॉस का वैल्यू जीरो कब होता है, जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री ना। जब थीटा 90 होगा तो इसका मतलब ये पूरा जीरो हो गया। और 90 का मतलब क्या था, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये हो गया, जब ए डॉट बी जीरो आ जाए तो समझ जाना वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या है, परपेंडिकुलर। राइट। और ये पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू 1 कब आता है, जब थीटा का वैल्यू क्या हो, जीरो हो ना। जीरो का मतलब क्या हो गया, पैरेलल। क्योंकि ये वेक्टर है और ये वेक्टर अगर एक दूसरे पर हैं तो ये जीरो एंगल बना रहे हैं ना। तो समझ जाना प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर अगर उनके मैग्नीट्यूड के बराबर आ रहा है तो वो क्या है, पैरेलल है। ओके। समझ गए ना? नेक्स्ट क्या है, कॉस थीटा का वैल्यू अगर जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा कब होगा, जब थीटा क्या होगा, जीरो से लेकर 90 डिग्री के बीच में होगा। जब थीटा जीरो से 90 डिग्री के बीच में होगा तो थीटा का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा। और जब जीरो से बड़ा होगा मतलब जीरो से बड़ा का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव ना। तो समझ जाना जब ए डॉट बी का वैल्यू पॉजिटिव आए और जीरो से 90 डिग्री के बीच में क्या होते हैं, एक्यूट एंगल ना। तो समझ जाना दोनों एंगल, दोनों वेक्टर क्या बना रहे हैं, एक्यूट एंगल बनाना है। मतलब वेक्टर ऐसा है। समझ गया ना? हाँ वेरी गुड। तो थीटा का वैल्यू अगर नेगेटिव, सॉरी, 90 डिग्री से लेकर 90 डिग्री से लेकर पाई के बीच में है तो इसका वैल्यू होता है नेगेटिव। तो समझ आना जब एंगल इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आए तो ए एंड बी क्या बनाएगा, ऑप्टिव्स एंगल। ऑप्टिव्स एंगल मतलब वेक्टर ऐसा बनेगा, ये वेक्टर इधर रहेगा
ये वेक्टर ऐसा रहेगा, 90 डिग्री से ज्यादा रहेगा। समझ गया ना? यस। फिर से मैं बताता हूँ। अगर ए डॉट बी का वैल्यू 0 आ रहा है, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या है? परपेंडिकुलर। अगर वेक्टर ए, इनका डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड के बराबर आ रहा है, पैरेलल है। अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 से बड़ा आ रहा है, एक्यूट एंगल। अगर इनका प्रोडक्ट 0 से छोटा आ रहा है, तो ऑप्टिशन है। ठीक है, ये नोट कर लो। अगर अगर दो एंगल के बीच, सॉरी, दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना होगा, तो ये फार्मूला यूज कर सकते हो। फार्मूला क्या है? वेक्टर, उनका डॉट प्रोडक्ट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर प्रोडक्ट। ओके, ये नोट कर लो।